ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट अ मोमेंट, let's start. Welcome. So today we are going to discuss about a new concept, that is the application of integration. आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? We are going to talk about application of integration. कल आप लोगों ने इंटीग्रेशन के बहुत सारे अप्रोचेस देखे, किस तरीके से इंटीग्रेशन करता है वो देखा है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज आपको इसी की समझ होनी चाहिए फिजिक्स में, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे पहले आपने जो भी किया था वो इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज वो नहीं करोगे तो आंसर शायद मैच नहीं करा पाओगे, क्योंकि आपको वो मैकेनिकल अप्रोच चाहिए इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इज मोर कॉन्सेप्चुअल, और आपको समझ में आना चाहिए कि एप्लीकेशन मतलब इंटीग्रेशन एक्चुअली इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, या फिर हम जब फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आइए, तो इस कॉन्सेप्ट, इस बात को ध्यान में रखते हुए लेट्स गो विद द कॉन्सेप्ट टुडे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सो मैं इसको ऐसे कंपेयर करूंगा कि जब हमने डिफरेंशिएशन किया था, याद करो, व्हेन वी वर डूइंग डिफरेंशिएशन, जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया था तो आई टोल्ड यू डिफरेंशिएशन मींस व्हाट, इट मींस स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व। अगर फिजिकल मीनिंग देखा जाए तो स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व, और स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व जो था, दिस वाज गिविंग वन एप्लीकेशन एज रेट मेजरर। याद है, रेट मेजरर। सो व्हेन आई से रेट मेजरर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Suppose if I say dy by dx, so how you understand dy by dx? How you understand dy by dx? It is rate measurer, that is it can be rate, it can be read as rate of change of y with respect to x. समझने वाली बात यह है कि इन फिजिक्स, ये बात मैंने बताई थी, फिर से रिपीट करूंगा बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। इन फिजिक्स y and x stands for different variables, stands for different variables, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दूं, सपोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गोज लाइक दिस, तो सबसे पहले ये ग्राफ देखते साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये नॉन लीनियर ग्राफ है। तो नॉन लीनियर ग्राफ में रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ t, इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? rate of change of s with t. suppose I give you this, तो इसको as a nomenclature आप क्या लिखोगे? ds by dt. so this ds by dt is, it can be interpreted as rate measurer, means rate of change of one variable with respect to other, or it can be understood as slope of st curve, or it can be understood as slope of st curve. तो slope of st curve that is ds by dt. तो उसी तरीके से जैसे डिफरेंशिएशन का हमने पूरा कच्चा चिट्ठा समझा था, कच्चा चिट्ठा इसका कि ds by dt इट मींस व्हाट, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। अगर क्विक रिकैप मैं करूं तो मैंने आपको बताया था कि द ऑल पावरफुल मेथड इज differentiation or calculus, because it has got the ability to give us the rate of change of one variable with respect to other in case of linear as well as non-linear relationship. Whereas if we go by the concepts of coordinate, which we have learned till standard 10th, we would understand that coordinate can give us rate of change of one variable with respect to other only in case of linear relationships. In non-linear relationships, it becomes very difficult for them to give us the answer. So calculus is all powerful method, इसीलिए हम लोग कैलकुलस स्टैंडर्ड 11th में सीखते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएशन था, वैसे ही अब सवाल आता है इंटीग्रेशन का, कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का अगर हम फिजिकल मीनिंग देखें, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, अगर हम इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग देखें तो फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? इट इज स्लोप ऑफ एनी कर्व, वाई एक्स कर्व, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। सिमिलरली अगर मैं इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग देखने चाहूं तो इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग इज एरिया अंडर अ कर्व।
इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? एरिया अंडर अ कर्व। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन विल टेल अस व्हाट? इंटीग्रेशन विल टेल अस और इट विल गिव अस एरिया अंडर अ कर्व। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा अगर हम समझें अच्छे से तो आपको क्लैरिटी आएगी कि सपोज एरिया अंडर अ कर्व जो था, अभी बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि एरिया अंडर द कर्व के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, गुड टू गो, समझ में आया, इंटीग्रेशन लगता है। बट बहुत से लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि एरिया अंडर द कर्व तो हमने स्टैंडर्ड 10th में एक चैप्टर था विच वाज मेंसुरेशन, और हमने इसमें डिटेल में एरिया अंडर द कर्व के बारे में पढ़ा हुआ है। बट जैसे कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड 10 तक आपको आंसर देता था बहुत सारी चीजों की, वैसे ही मेंसुरेशन स्टैंडर्ड 10 तक आपको आंसर देगा ओनली फॉर लीनियर फिगर्स। मतलब ऐसे फिगर्स विच इज बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन, ऐसे फिगर्स के ही आप एरिया मेंसुरेशन की मदद से निकाल सकते हो। और जो कर्व है उसके लिए आपने सिर्फ एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है विच इज सर्कल। सर्कल का एरिया आपने निकाला हुआ है विच इज पाई आर स्क्वायर, एंड सर्कल का सर्कमफेरेंस आपने निकाला है विच इज 2 पाई आर। लेकिन उनको छोड़ के आपने स्टैंडर्ड 10th में जितनी भी फिगर्स के एरियाज आपने निकाले हैं, वो सभी फिगर्स थे जो थे विच दे वर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस। इफ यू रिमेंबर, they were bounded by straight lines. That was the limitation, that was the limitation of mensuration. तो अब तो फिर क्या है? तो फिर मेंसुरेशन से हम एरिया निकाल सकते हैं बट उसका यूज लिमिटेड है। तो अब जैसे मैंने बोला कि इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग इज एरिया अंडर द कर्व, इसका मतलब जैसे डिफरेंशिएशन में स्लोप जो था, स्लोप अगर लीनियर ग्राफ की बात हो या फिर लीनियर रिलेशनशिप का स्लोप की बात हो, तो उस केस में हमारा कोऑर्डिनेट काम कर सकता है। लेकिन अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स हो गया तो कोऑर्डिनेट विल गो फॉर अ टॉस, वी विल नॉट बी एबल टू यूज कोऑर्डिनेट। तो वहां पे डिफरेंशिएशन आ रहा था। सिमिलरली अगर कोई ऐसा एरिया है या ऐसा कर्व है विच इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से वो कर्व बना हुआ है, तो उस केस में आप एरिया निकाल सकते हो मेंसुरेशन से आसानी से। तो प्रोबेबली उस केस में आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जैसा कि मैंने बोला है कि व्हाई डू यू थिंक इस कैलकुलस इज ओवर पावरिंग? बिकॉज लीनियर रिलेशनशिप्स वाले जो भी रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। और 11th में आप जो भी फिजिकल वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप्स देखोगे, आगे के जितने भी फॉर्मूला आप पढ़ोगे, आपको दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द दोज रिलेशनशिप्स आर नॉन लीनियर। इसका मतलब अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स है तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स में कोई भी दो रिलेशनशिप है और हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो हमें वहां पे स्ट्रेट लाइन की जगह पे कर्व मिलेगा। तो कर्व के अंदर का एरिया निकालना हमें मेंसुरेशन ने नहीं सिखाया है, लिविंग असाइड द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ एरिया अंडर द सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। हमने स्टैंडर्ड 10 तक कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं पढ़ा है जो हमें एरिया अंडर अ कर्व दे दे। हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ा है, हमने एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, ट्रपीजियम पढ़ा है, लेकिन ये सब जो भी फिगर्स थे दे वर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस, यू रिमेंबर। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि अगर रिलेशनशिप लीनियर हो तो मेंसुरेशन आपको एरिया अंडर द कर्व दे सकता है, बखूबी दे सकता है, आसानी से दे सकता है, कोई खास बात नहीं है। बट खास बात यह है कि स्टैंडर्ड 11th में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप आप पढ़ोगे वो सारे रिलेशनशिप्स कैसे होने वाले हैं? नॉन लीनियर। मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी नॉन लीनियर। तो अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स है, इसका मतलब मैं आपको ऐसे अगर दिखाऊं, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सपोज आपको ये देखिए, एक ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। सपोज मैंने आपको एक ग्राफ दिया ऐसा, ये रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप देखते साथ आपको बोलेगा कि अरे ये तो नॉन लीनियर है भाई। तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप, एंड सपोज इफ आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ग्राफ विद द एक्स एक्सिस, सपोज आई नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया। अब फंस गए। क्यों फंसे? इसलिए फंसे बिकॉज ये जो नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, हमें स्टैंडर्ड 10th में कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं पता है मेंसुरेशन का विच विल गिव अस द एरिया अंडर अ नॉन लीनियर ग्राफ, या एरिया जो कि कर्व से बना हुआ है उसके अंदर का एरिया लिविंग असाइड ट्रायंगल हमें पता नहीं है। एंड सपोज इफ आई गिव यू द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड t एज सपोज v इज इक्वल टू, ठीक है, सपोज v इज इक्वल टू you know
ये जो रिलेशनशिप आएगा, दिस रिलेशनशिप विल बी, एक्चुअली इसका रिलेशनशिप जो होगा, जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको इरेज करता हूं। ये देखो, ये जो रिलेशनशिप आ जाएगा वो आ जाएगा t इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस t इक्वल टू वी स्क्वायर, प्लस टू नहीं, ये ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है, t इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो v की वैल्यू, ठीक है, t की एक वैल्यू के लिए v की दो वैल्यूज होंगी, जो कि लॉजिकल है अगर ग्राफ नीचे जा रहा है। ठीक है, तो t की एक वैल्यू के लिए, तो ये इस टाइप का अगर रिलेशनशिप आपको मिला है, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का अगर रिलेशनशिप आपको मिला है t इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो अगर मुझे vt मतलब एरिया अंडर दिस कर्व चाहिए, तो आई नीड टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर एरिया। तो अब प्रॉब्लम हो जाएगी, ये पर्टिकुलर एरिया का मेंसुरेशन से तो हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं है, तो हम फंस गए। तो अब इसका आंसर कैसे लाया जाए? ठीक है, सो दिस वाज अ प्रॉब्लम जो फिजिसिस्ट के पास था कि हमें एरिया अंडर द कर्व चाहिए। तो फिजिसिस्ट वालों ने क्या बोला कि इसका एरिया कैसे निकाला जा सकता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, बिफोर आई गो अहेड, आई वुड आस्क ऑल ऑफ यू टू प्लीज टेल मी whether you have understood this particular slide or not. क्या ये स्लाइड आप सबको समझ में आया है? एवरीवन, आई वांट योर रेस्पॉन्सेस क्विकली, खटाखट रेस्पॉन्स दे दो। गुड 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 गुड, फाइन। दिस स्लाइड योर अंडरस्टैंडिंग। तो इस स्लाइड का टेक अवे क्या है? इस स्लाइड का टेक अवे ये है कि एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो इंटीग्रेशन का मतलब होता है। इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब भी हम बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट एरिया अंडर द कर्व, राइट? वी विल टॉक अबाउट एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट एरिया अंडर द कर्व। आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यू ऑल आर एबल टू हियर मी? प्लीज रेस्पॉन्ड, यू ऑल एबल टू हियर मी? कोई इशू नहीं है? ठीक है, गुड गुड गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम, गाइज, अभी बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोनिक डिप्रेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, ये नेट भी इश्यूज देने लगे हैं अभी। ठीक है ना? ओके फाइन, आइए। सो लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। थोड़ा दूसरे स्लाइड में दे देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो देखो ध्यान से, फिजिक्स ने क्या बोला कि व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? आवर ऑब्जेक्टिव इज टू, सपोज आई गिव यू अ कर्व लाइक दिस, and suppose the physicist requirement was to find out the area under this curve. तो area under this curve is, ठीक है, ये वाला रीजन का सपोज मुझे एरिया निकालना है। just have a look to find out the area under this curve. And suppose if I tell you this is your velocity and this is your time, and I will get the graph as t is equal to v square. ठीक है, suppose this is the graph that we are having. We have to find out the, we have to find out the area under this graph. ठीक है, तो अगर मुझे एरिया अंडर दिस ग्राफ निकालना है, ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट दिस? तो फिजिसिस्ट लोगों ने क्या बोला कि इसको निकालने का तरीका क्या होगा? हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। हम यहाँ पे कोई भी t डिस्टेंस पे एक स्ट्रेट लाइन लेंगे लाइक दिस, और एक दूसरा स्ट्रेट लाइन लेंगे t प्लस dt के दूरी पे, और इसका एरिया निकाल लेंगे। और ये जो छोटा सा चीज जो मैंने दिखाया है, इसको ध्यान से देखो, इस चीज को अगर जूम इन करके दिखाया जाए, सपोज आई एम जूमिंग इट आउट, बड़ा करके दिखा रहा हूं, तो अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं इसे, it will look like this something. इसी को, ये जो पोर्शन, इसी को मैंने बड़ा करके दिखाया है। तो अगर आप देखोगे इस पॉइंट का, ये वाला पॉइंट आपके t एक्सिस में लाई करता था, ये वाला दूरी है t, और ये वाला दूरी है t प्लस dt।
ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे आपका ओरिजिन है, ध्यान से देखिएगा, आई एम डूइंग लाइक दिस, समवेयर हियर इज योर ओरिजिन। तो ओरिजिन से ये वाली जो दूरी है ये t है, और ओरिजिन से ये वाली जो दूरी है ये t प्लस dt है। ये इतना बड़ा इसलिए दिख रहा है बिकॉज आपने इसे जूम कर लिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया अगर निकालना है, ध्यान सुनना, इसका एरिया अगर निकालना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू, corresponding to this value of t, we will get one value of y, ये मान लो आपका y एक्सिस है, and corresponding to this value of t, we will get another value of, we will get another value of v, corresponding to this t plus dt value, we will get another value of v. But समझने वाली बात यह है कि t और t plus dt, प्लीज समझिए, they are pretty close from the basic concept that we have learned, they are pretty close. तो t और t plus dt अगर pretty close है तो क्या मैं इस फिगर को मॉडिफाई करके ऐसे बना सकता हूं? ध्यान से देखो, ये t प्लस dt, कोई भी दो वेरिएबल हम ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये मेरा बेसिकली आपका ग्राफ आ जाएगा, ये जो है ये एरिया आएगा। ध्यान सुनना, फिर ये सब फिजिक्स लोग की बात चल रही है कि मुझे इसका एरिया निकाल लूं, ये एरिया निकालूंगा तो ये ऐसे मुझे जूम करके ये वाला दिखा, मुझे इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूं तो ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे, ये रेक्टेंगल है। तो फिजिक्स ने बोला रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालूं भाई? ये एक बहुत छोटा सा रेक्टेंगल है, तो इसका जो एरिया है इसको डीए बोला गया। तो इसका एरिया निकाला जा सकता है कैसे? ये t और t प्लस डी टी है, तो यहाँ पे v की कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू आएगी, तो जो भी वैल्यू आई v dt, दिस इज व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगल। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज द एरिया ऑफ अ वेरी स्मॉल रेक्टेंगल। अब फिजिक्स लोगों ने बोला कि अच्छा, ऐसे अगर मैं सारे छोटे 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 रेक्टेंगल्स की एरिया निकालूं या फिर ऐसे स्ट्रिप्स की एरिया निकाल लूं, उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दूं, बिकॉज बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, तो मैं सबको अगर जोड़ूं, सपोज दिस इज DA1, सिमिलरली DA2 निकालूं, सिमिलरली DA3 निकालूं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, DA1 प्लस DA2 प्लस DA3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्या मुझे एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मुझे एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो ये फिजिसिस्ट की थॉट थी। ये थॉट किसकी थी? ये थॉट फिजिसिस्ट की थी। तो फिजिसिस्ट ने जब ये बोला तो समझ में आया। अब मैथमेटिक्स, अभी इस चीज को जब वो मैथमेटिशियन के पास लेके गया ना, तो मैथमेटिशियन ने बोला कि भाई साहब, इतना ये जोड़ने वाली प्रोसेस को हटा दो, तुम एक काम करो, ये जो तुम DA1 DA2 DA3 कर रहे हो, तुम DA निकालो और उस DA को ये सब जो जोड़ रहे हो इसका इंटीग्रेशन कर दो, सो दिस विल गिव यू द एरिया अंडर द कर्व। तो इसका मतलब ये सारे एरिया, छोटे छोटे एरियाज को जोड़ने का जो प्रोसेस था, क्या दैट इज ओनली बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्नेक। ये जो स्नेक सिंबल है, विच इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। सो क्या आपको समझ में आया? छोटे छोटे एरियाज को अगर मैं जोड़ू, आई एम इंटीग्रेटिंग देम, आई एम एडिंग देम टुगेदर, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया? तो इंटीग्रेशन इज व्हाट, इट गिव्स यू द एरिया अंडर द कर्व। इसको समझो, इसका एप्लीकेशन अभी हम देखेंगे। इट गिव्स यू द एरिया अंडर द कर्व, एंड हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व, that's what is the moot question. How we are going to find out the area under the curve? We are going to find out the area under the curve by taking small strips, finding out their area and adding them together. But that is what was the thought process of physicist. But mathematician says कि देख भाई, इसको बार बार ऐसा ऐसा मत कर, तेरे को मैं एक सिंबल दे रहा हूं, विच इज अ स्नेक सिंबल, दैट इज द इंटीग्रेशन सिंबल। डीए निकाल लिया ना बेटा, अब तू क्या कर, उसको इंटीग्रेशन कर दे, एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इज एवरीबडी ओके विद दिस? गुड। if everybody is okay with this, let's move ahead. ये स्लाइड से मैं दूसरी स्लाइड में जा रहा हूं, लेट्स मूव अहेड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या करते हैं, तो बेसिकली ध्यान से सुनना कि सपोज वी आर हैविंग
this is y and this is x. Suppose we need to find out the area. Suppose this is my graph, one graph, which is suppose y is equal to x square. ध्यान से सुनना. And I intend to find out the area under this graph from x equal to 0 to x equal to 2. Please understand this. X equal to 0 to x equal to 2. I need to find out the area under this curve, which is this. चलेगा चलेगा सब लोग बोलो, क्या बात समझ में आई? दिस इज व्हाट इज द आस्क, मुझे ये निकालना है. अब हम लोगों ने समझा था कि यार एरिया अंडर द कर्व तो समझ में आया था. एरिया अंडर द कर्व वाज इंटीग्रेशन, सर ने बताया था. दिस इज व्हाट एरिया अंडर द कर्व वाज इंटीग्रेशन, ये समझ में आया था. लेकिन जब एरिया अंडर द कर्व हमें निकालना हो, बट विथ लिमिट्स, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 2 तक मुझे एरिया अंडर द कर्व चाहिए. तो जब एरिया अंडर द कर्व चाहिए विथ लिमिट्स, देन दिस इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन. क्या मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था पहले, याद करो. दिस इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन. क्या मेरी बात समझ में आई है? और मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन के संदर्भ में एक बात और बोली थी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं आता. अब डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं मैं उसको भी बता दूंगा आपको इसी एग्जांपल के जरिए, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे. ठीक है, तो पहले मेरी बात सुनो. डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ही होता है, लेकिन उस इंटीग्रेशन के पूंछ पे और सर पे कुछ लिमिट्स होने चाहिए. जो सर पे लिमिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, और जो पूंछ पे जो लिमिट होता है उसे हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस सिंबल? पहले सिंबल समझ लो. तो बेसिकली देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान सुनना, यहां पे मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है. तो एरिया अंडर द कर्व अगर मुझे निकालना है, ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा, मैं, ध्यान सुनो, मैं एरिया अंडर विच एक्सिस मांगा गया है यहां पे. इट इज एरिया अंडर विच एक्सिस? एरिया अंडर एक्स एक्सिस. तो मैं d के बाद यहां पे x लूंगा, सुनना ध्यान से, और यहां पे मैं y लिखूंगा, y dx. दिस विल गिव मी द एरिया अंडर द कर्व विथ x एक्सिस. मैं इसको समझा देता हूं, अभी समझा देता हूं, ध्यान से सुनना, अभी समझा देता हूं मैं इसको विथ x एक्सिस. अभी समझाता हूं मैं इसको, ध्यान से देख. मैं एक अलग पेन यूज कर रहा हूं, कौन सा यूज कर, ये वाला. देख, x दूरी पे जाके एक dx का स्ट्रिप ले. एक dx का स्ट्रिप ले, ठीक है. इसकी थिकनेस कितनी है? dx. तो मुझे अगर इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है, क्या मैंने इस स्ट्रिप को फाइनली सिंप्लीफाई करके क्या इसे एक रेक्टेंगल बना लिया था? और ये वाला हाइट क्या था? ये वाला हाइट क्या y था? x दूरी पे, समझो, x दूरी पे, ऐसा समझो ये ग्राफ है, x दूरी पे मैंने एक लाइन खींचा है विच इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस. तो x दूरी पे अगर मैंने एक लाइन खींचा विच इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, where do you think this line will cut the curve y equal to x square? Will it cut the curve y equal to x square at a value of y which will be given? This is the value of y that we are having. क्या ये value of y पे कट करेगा ये? तो बेसिकली ये जो हाइट है, क्या आपको लगता है कि ये हाइट y होगी जब आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा एवरीवन? तो इसका एरिया जो होगा, तो इसका जो एरिया होगा, क्या इसका एरिया आ जाएगा y dx? क्या दिस विल बी द स्मॉल एरिया दैट वी आर टॉकिंग ऑफ? नहीं आया. तो अब मैथमेटिशियन ने जो बोला था वो याद आ गया फिजिसिस्ट को. मैथमेटिशियन ने बोला कि अच्छा डीए आ गया, अब कुछ नहीं करना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डीए कर देना है, तो अपने को अपना आंसर मिल जाता. बट
ये एरिया जो है मुझे निकालना है, एरिया विद इन लिमिट्स निकालना है। तो लोअर लिमिट में है 0 और अपर लिमिट में कितना है 2। सो दिस विल गिव मी द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो ध्यान से देखो, y dx, y को मैं क्या लिखूं बेटा जी? क्या y को x स्क्वायर लिखूं? तो इट विल बी x स्क्वायर dx। और x की वैल्यू कहां से कहां तक बोल? x की वैल्यू 0 से 2 तक। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना जानते हैं हम? बोलो, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x क्यूब बाई 3। भूल गए तुम लोग? अब इस x क्यूब बाई 3 का लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 से 2। इसका मतलब क्या है समझो। अभी ये लिमिट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? याद करो, मैंने कल आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है विथ यूनिट्स ऑब्वियसली, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आता है वो एक एक्सप्रेशन आएगा, वैल्यू नहीं आएगा, सम एक्सप्रेशन प्लस कांस्टेंट। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो आउटपुट आएगी वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, बिकॉज एक्सप्रेशन जो भी है वहां पे एक्सप्रेशन पे आप x की कोई वैल्यू या कोई भी वेरिएबल जो आ रही है उसकी एक वैल्यू पुट कर देते हो। तो हमेशा याद रखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा? मेरे साथ बोलिए घर पे। डेफिनेट इंटीग्रेशन का आउटपुट विल बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट्स, whereas indefinite इंटीग्रेशन का आउटपुट विल बी एन एक्सप्रेशन इन x प्लस सम कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई है? अभी देखो, इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो ना, इसको मैं तो फील दिलाना चाहता हूं, तुम्हें ध्यान से देखना। एक्चुअली अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता, समझना, अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता तो ये आता x क्यूब बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट, और इसकी लिमिट हम पुट करते 0 से 2। 0 से 2 पुट करना मतलब क्या है? सबसे पहले हम x क्यूब बाई 3 प्लस c का वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू 2 पे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे वही x क्यूब बाई 3 प्लस सी का वैल्यू एट x इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ में आई है? जब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, माई रिजल्ट विल बी, रिजल्ट कहां लिखूं? यहां पे लिखता हूं, इस एंड पे लिखता हूं, विल इट बी इक्वल टू 8 बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट एंड माइनस, जब x की वैल्यू 0 आ जाए, ये देख x की वैल्यू 0 है तो 0 बाई 3 इज 0, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 प्लस सी बच जाएगा। जब तू सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना दोनों को, तो तेरा अक्ल चलना चाहिए और तेरे को एक बात एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए कि देख, ये सी और ये सी कट जाएंगे, तो क्या तेरा रिजल्ट आएगा? ओनली 8 बाई 3, ऑब्वियसली विद सम यूनिट्स। यूनिट्स के बारे में चर्चा अभी हम करेंगे। यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड? मतलब क्या समझ में आया? डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट विल बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू विद सम यूनिट्स, whereas indefinite इंटीग्रेशन का रिजल्ट विल बी अ एक्सप्रेशन इन x plus some constant. Yes or no? Plus or minus some constant. Constant is any which ways, it's a constant, so don't worry about it. क्या मेरी बात समझ में आई है? Is everybody understanding what I'm saying? Everyone? Good, bang on. चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रिजल्ट आया मेरा, ठीक है? अब सुनना, चलो इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आ जाओ, ठीक है? आ जाओ, देखो ध्यान से। अब ये देखो, वही वाला ग्राफ मैं लूंगा तुम्हारे लिए। Suppose this is y is equal to x square, but now I want to find out the area under this graph with the y axis. ये मुझे निकालना है, डरना नहीं बिल्कुल। तो y एक्सिस के साथ मुझे अगर एरिया निकालना है, मुझे ये वाला एरिया निकालना है भाई साहब। समझ में आया? ये वाला एरिया निकालना है। अब ये वाला एरिया कैसे निकाले? आइए एकदम बेसिक से चलते हैं, अपने आप क्लैरिटी आएगी आपको, कोई खास बात नहीं है। सुनिए, ये देखिए, आप क्या कीजिए, यहां से y दूरी पे जाके एक लाइन लीजिए। दिस लाइन विल कट द ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट सम पॉइंट, और फिर एक दूसरा लाइन लीजिए एट अ दूरी ऑफ y प्लस डी वाई। चमका है क्या? एट अ दूरी ऑफ y प्लस डी वाई। तो ये वाला जो रीजन है, ये देख, ये वाला जो रीजन है, सबको दिख रहा है? ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, क्या दिस विल बी द एरिया अंडर द कर्व? दिस इज द एरिया, स्मॉल एरिया, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीए। तो व्हाट विल
बी दिस, विल इट बी इक्वल टू, ध्यान से सुनना, ये जो एरिया है, क्या ये एरिया, इसको मैं बना रहा हूं फिर से ग्राफ, ध्यान से देखना, ये वाला एरिया मुझे चाहिए जो मैंने वहां पे हाईलाइट किया, थोड़ा सा बड़ा सा दिखा रहा हूं, ये जो लेंथ है, ये लेंथ है dy, और ये कितना है, ये कैसे निकालेंगे, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, रूट वाई, प्लस या माइनस, बट हमें पता है इसका आंसर आएगा प्लस रूट वाई, क्यों, क्योंकि सॉरी x की वैल्यू प्लस रूट वाई, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर माइनस ले लिया होता तो x की वैल्यू नेगेटिव साइड में चली जाती, बट नेगेटिव साइड में हमें नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव साइड में ही एक्सप्रेशन चाहिए, इसीलिए प्लस रूट वाई आया। ठीक है, इसका मतलब ये वाली जो लंबाई है, क्या वो रूट वाई आई, प्लस रूट वाई, क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इस रेक्टेंगल का जो छोटा सा एरिया डीए है भाई साहब, ये क्या आएगा बोलिए, क्या ये रूट वाई डी वाई आएगा? सब लोग घोर सन्नाटे में है, एवरीवन इज फॉलन अस्लीप, कुछ लोगों ने हथियार छोड़ दिए, भाई इतना टफ है फिजिक्स, हमसे नहीं हो पाएगा, क्या समझ आया है? ये कुछ भी नहीं है, तुम मैकेनिक्स सीख रहे हो अभी तक, सिंपल मैकेनिज्म, तुम अपने हाथ पैर बिल्डअप कर रहे हो ताकि तुम चल सको, क्या मेरी बात समझ में आई है? सो डीए, आर यू अंडरस्टैंडिंग, डीए इक्वल टू रूट वाई डी वाई। अब फिजिसिस्ट को मैथमेटिक्स की बात याद आ गई, टोटल एरिया निकालना है भाई साहब, तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीए विच विल बी इंटीग्रेशन ऑफ रूट वाई डी वाई, क्या चमका है, क्या इंटीग्रेशन, यहाँ पे डाल देना है लिमिट्स कहां से कहां तक, सपोज इफ आई से y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2 तक निकालना है एरिया, तो 0 से 2, तो बिकॉज ये कौन सा इंटीग्रेशन है, क्या सिखाया था अभी मैंने, कौन सा इंटीग्रेशन है ये, डेफिनेट, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर ये है, क्या तुम्हें लगता है कि इसका जो आउटपुट होगा, डू यू थिंक दिस आउटपुट विल बी एन एक्सप्रेशन और अ न्यूमेरिकल वैल्यू? आपको बोलना है, this will be an expression or a numerical value, this will be a numerical value, this cannot be an expression, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दो, जल्दी से बताओ आंसर क्या है, गुड बॉय की तरह आंसर दो सब लोग, एवरीवन गुड बॉय एंड गुड गर्ल की तरह आंसर दो, आई नीड द आंसर्स। आ गया, लॉट्स ऑफ आंसर्स, 2y टू द पावर 3/2, ओके 2/3 होना चाहिए ना, y to the power half, तो y to the power half is y to the power half plus 1 divided by half plus 1, 3/2, तो 2/3 y to the power 3/2, हाँ 2/3 y to the power 3/2 प्लस कांस्टेंट नहीं, गलत हो गया, पावर ऐश्वर्या गलत हो गया, कांस्टेंट क्यों आएगा बेटा जी, सोच के बोलिए, कांस्टेंट नहीं आएगा, कांस्टेंट कट जाएगा ना, दिखाया था ना इससे लास्ट पेज में, याद करो, कांस्टेंट कट गया था, यस और नो? तो आपको इसका रिजल्ट बताना है, तो रिजल्ट बताने के लिए आपको अभी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको इसको आपको सॉल्व कर लेना पड़ेगा, आइए मिलके करते हैं। तो आपका जो रिजल्ट आया वो आया, सब लोग देखें, y टू द पावर 3/2 और नीचे 3/2, तो ये आया 2/3, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, लेकिन आपको अभी इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 पे सेपरेटली, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2/3 इंटू 2 टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट माइनस 0 पुट करेंगे, दैट इज 0 प्लस कांस्टेंट, तो देखो ये c ने c को कट कर दिया, आपका रिजल्ट आएगा 2/3 इंटू 2 टू द पावर 3/2, क्या चमका है, इसको आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, 2 टू द पावर 5/2/3, दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, यस नो मे बी, कितने लोगों का ये आंसर आया है, रेस्पॉन्ड, आई एम चेकिंग योर रेस्पॉन्स इन द चैट सेक्शन प्लीज, गुड। अच्छा अब देखो, अब देखो, देखो यहीं पे ना, यहीं पे देखो, बिकॉज ये समझा रहा हूं तो थोड़ा सा अच्छे से एकदम डिटेल में बता रहा हूं, यहीं पे जो यूनिट्स आता है ना, ये जो यूनिट्स इसमें आएगा, यहीं पे आपका मैथ्स और फिजिक्स अलग हो जाता है, क्योंकि देखो जब मैथ्स हम लेते हैं ना, तो जनरली y और x जो होते हैं वो यूनिट्स होते हैं लेंथ्स के, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी लेंथ्स होगा, तो यहाँ पे जो एरिया आ जाएगा वो मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर का आएगा, लेकिन फिजिक्स में बिकॉज y और x में अलग अलग वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो एरिया अंडर द कर्व कैन गिव अस ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग, यस और नो, क्या मेरी बात समझ आई है? ऐश्वर्या पवार हैज रेज्ड हर हैंड, व्हाट हैपेंड, जस्ट अ मिनट,
ऐश्वर्या गलती से था क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बढ़ते हैं आगे। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस, राइट? ऑल ऑफ यू गॉट दिस। तो यहीं पे फिजिक्स और मैथ्स अलग हो जाता है। जैसे कि लेट मी एक्सप्लेन। सपोज इफ आई टेल दैट एक्स इज टाइम एंड वाई इज वेलोसिटी, तो एरिया अंडर द जो कर्व आएगा वो क्या आ जाएगा? अगर मैंने जो कर्व निकाला है, एरिया जो निकाल रहे हैं हम लोग, ये क्या आ जाएगा? लेट्स सी कि हमारा आउटपुट क्या आया था। क्या ये रूट वाई डी वाई आया था? रूट वाई इसका यूनिट बोल। ये रूट वाई जो है ये यूनिट है टाइम का, और जो डी वाई है ये यूनिट है वेलोसिटी का। तो टाइम का यूनिट अगर ऐसा यूनिट में देखा जाए तो सेकंड है, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है। क्या तुम्हें लग रहा है कि सेकंड सेकंड कट जाएगा एंड आई विल गेट मीटर्स? इसका मतलब एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट विल गिव अस व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। ब्रिलियंट, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या इस अप्रोच को आप समझ पाए? अब याद करो, कल मैंने आपको कुछ बातें समझाई थी, ध्यान से देखना। कल मैंने आपको कुछ बातें समझाई थी, याद करो वो मैंने क्या बताई थी, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से याद करो। मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाते वक्त आपको बोला था कि जो v होता है वेलोसिटी, दिस इज गिवन बाय ds बाय dt। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब समझना, ये dt को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरे साइड ले जाता हूं, तो व्हाट आई विल गेट? v वेक्टर dt इज इक्वल टू ds वेक्टर। आधे लोग सन्नाटे में चले गए। क्या ये सबको समझ में आया? एवरीवन यार, एवरीवन, आई नीड योर रेस्पॉन्सेस। कल ही हमने बात की थी कि हम ये काम कर सकते हैं, दिस इज अ वैलिड ऑपरेशन एंड वी कैन डू इट। बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, हम तो मैथमेटिक्स में करते थे ऐसा, क्या यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? यू कैन डू इट 100%। मैं बोल रहा हूं आप ये कर सकते हो। तो अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, कोई भी संशय है, उसे हटाइए, आप ऐसा कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो v वेक्टर dt इज इक्वल टू ds वेक्टर, ये बात अपने को समझ में आई है। अब सुनना, ये जो ds है इसको रीड करो। दिस इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट because of a velocity v vector in a small amount of time dt। तो velocity vector into dt करेंगे तो ds vector आएगा। Suppose somebody asks me to find out total displacement, फील करना मेरी बात को। Somebody asked me to find out total displacement। total displacement को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ds वेक्टर। हमें मैथमेटिशियन की बात यहाँ पे यूज करनी है। दिस विल मेक आवर लाइफ इजियर। अदरवाइज हम क्या करेंगे? ds1 ds2 ds3 ds4 ऐसे सबको जोड़ते चलेंगे एंड वी विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बट दैट इज अ cumbersome approach, that's why we understand the process of integration and we will use it for our advantage। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? So ds वेक्टर जब हम करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो we will get something like this। तो ये जो आप अभी लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ ds वेक्टर दे रहे हो, तो वेक्टर्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो दिस विल गिव यू टोटल डिस्प्लेसमेंट। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर dt। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर dt। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? समझ में आई बात? अब सुनना, अब सुनना। सपोज सपोज सुनना अभी ध्यान से। सपोज मुझे ds वेक्टर का, अभी जो बोल रहा हूं ये तुम्हें शायद उतना ज्यादा समझ में नहीं आया, बट मैं अभी इसको रेफरेंस करके छोड़ता हूं, तुम लोग को अकल लगानी है। अगर मुझे ds वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना है, मॉड्यूलस, व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ ds वेक्टर स्टैंड्स फॉर? इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्योंकि क्योंकि ds वेक्टर का मॉड्यूलस विल गिव अस s without, that is sorry, ds without arrow on the head of s। तो without arrow on the head of s will give me what? Displacement or distance traveled? Distance traveled, yes no maybe। so ds जो है, ये ds क्या होगा? सुन, इंटीग्रेशन तो होगा, बट जैसे हमने ds वेक्टर का मॉड्यूलस लिया, वैसे हमें v वेक्टर का भी मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। तो ds हो जाएगा v वेक्टर का मॉड्यूलस dt। देख,
ds vector is equal to integration of v vector dt and ds only without a arrow is equal to integration of v vector modulus dt. ये दोनों एंटायरली डिफरेंट हैं. इसका इंटीग्रेशन मुझे देगा डिस्प्लेसमेंट. क्या मैं समझा पाया? और इसका जो इंटीग्रेशन है वो मुझे देगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड. क्या मैं समझा पाया? दोनों में डिफरेंस है भाई, दोनों में डिफरेंस है. और वो सरासर मैंने क्लियर करने की कोशिश की है. यहां पे जिन बच्चों को वेक्टर्स नहीं पता है उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट घबराइए मत. वेक्टर्स के वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और एक और रिवीजन सेशन में ले लूंगा, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होगा और क्विकली मैं कवर करूंगा. अराउंड 2 घंटे 2.5 घंटे में आपको वीडियोस देखने के लिए बोलूंगा और 2-2.5 घंटे में कवर करूंगा. आपको सब आ जाएगा, वीडियोस देख लो, आपको सब समझ में आएगा. ठीक है. और अभी जितने भी वीडियोस होंगे आपको मेरा चेहरा दिखता रहेगा वहां पे, तो आपको मेरा चेहरा भी दिख जाएगा और मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी समझ में आएगा और अच्छे से. ठीक है. थैंक यू गाइस, थैंक यू. सर रेंज प्रॉब्लम प्लीज एक्सप्लेन अगेन. ओके, आई विल. व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. ये देख, ध्यान से सुनना. ठीक है. ये देख, क्या, अच्छा, क्या ये वाली चीज आपको क्लैरिटी आई? एवरीवन, एवरीवन, क्या ये क्लैरिटी आई कि क्या हुआ? मैंने जो बोला फिजिक्स के हिसाब से, मैंने जो मैथमेटिक्स के हिसाब से बोला, उससे मैंने फिजिक्स के एक एंगल से समझाने की कोशिश की है तुम्हें कि कैसे हम इंटीग्रेशन का सहारा ले रहे हैं टू फाइंड आउट व्हाटएवर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. क्या क्लैरिटी है ये? यस, पक्का. ये देख, अब देख एक और चीज. एक्सेलरेशन जो होता है, दिस इज गिवन बाय dv वेक्टर बाय dt. जैसे v इक्वल टू ds बाई dt होता है, याद करो मैंने बताया था एक्सेलरेशन इज dv बाई dt. ठीक है. अच्छा, जब मैंने dv बाई dt लिखा तो ये हो जाता है, इसको हम लोग dv बाई dt मतलब ये बहुत ही स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बहुत ही स्मॉल चेंज इन टाइम. मतलब ये जो टाइम ड्यूरेशन है dt, इट इज वेरी वेरी स्मॉल. मतलब t इनिशियल और t फाइनल के बीच की जो गैप है वो काफी छोटी है. तो अगर डेल्टा v टेंड्स टू 0 and delta t tends to 0, then del v by del t becomes dv by dt. क्या ये बात मैंने बताया था? ये बात मैंने ऐसे बताया था, अगर del y tends to 0, del x tends to 0, then del y by del x tends to dy by dx. लेकिन हमें तो एक बात की समझ है भाई कि dy by dx जो है यहाँ पे y और x कैन स्टैंड फॉर एनी फिजिकल वेरिएबल्स. वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, तो घबराने वाली बात ही नहीं है. तो अगर मैं dv by dt बोल रहा हूं तो मेरी y की जगह पे v है और x की जगह पे t है भाई. क्या क्या गड़बड़ वाली बात है? यहीं पे तो फिजिक्स डिफर करता है. अपने को यहीं पे तो अक्कल लगानी है. यस नो में भी, यस नो में भी. यस, गुड गुड, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू. क्या ये बात समझ में आई है? अब देख ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देख. अब तू क्या कर सकता है यहाँ पे देख, यहाँ पे ये देख, ये देख, ये देख. क्या मैं इस dt को इधर ले जा सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके? तो क्या मैं ऐसा लिखूं, dv वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर dt. तो दिस इज dv इज व्हाट? दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी. अगर मैं dv वेक्टर का व्हाट इज द इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे ये मिलेगा a वेक्टर dt. ठीक है. अब देख, ये जो dv वेक्टर का इंटीग्रेशन किया, दिस विल गिव मी व्हाट? दिस विल गिव मी v फाइनल माइनस v इनिशियल. ये कैसे लिखा सर आपने? मैं थोड़ा सा फील देता हूँ, देख ध्यान से, और थोड़ा अच्छे से फील देता हूँ. सुन ध्यान से, ये देखना, सब लोग देखना भैया ना, सब लोग देखना, गायब मत हो जाना. देख, ये जो मैंने किया यहाँ पे dv वेक्टर, मान ले v इनिशियल से v फाइनल जा रहे हैं, और जब v इनिशियल था तो टाइम था 0, और जब v फाइनल आया तो टाइम हो गया t. तो ये जो dv वेक्टर का v फाइनल माइनस v इनिशियल, अब सुन ध्यान से, याद है? देख, याद कर तू, तेरे को मैंने बताया था कि dx वेक्टर का इंटीग्रेशन x होता है, dy वेक्टर का इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन y होता है, dz का इंटीग्रेशन z होता है. बताया था मैंने ये,
ये हम लोगों ने बेसिक इंटीग्रेशन का रूल में पहले रूल में पढ़ा था, याद करो। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डीवी करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा, वी वेक्टर। लेकिन अगर मैं इसका लिमिट डाल दूं कुछ वी इनिशियल से वी फाइनल, तो रिजल्ट क्या वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? मैं थोड़ा वेक्टर भी डाल दे रहा हूं यार, कंफ्यूज मत होना भाई, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल मत होना कंफ्यूज। तुम कर सकते हो, तुम में वो काबिलियत, वो हुनर, वो दरिंदगी, वो हैवानियत है कि तुम इस सवाल को सॉल्व कर सको। कोई खास बात नहीं है, डरना नहीं बिल्कुल। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ए वेक्टर इक्वल टू डीवी वेक्टर बाई dt। तो dt को मैं दूसरी साइड लेगा, इट्स अ वैलिड ऑपरेशन, बिल्कुल घबराना नहीं। और उसके बाद dv वेक्टर को मैंने इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट्स डाल दिए इनिशियल से फाइनल। क्या चमका है? तो अगर इनिशियल से फाइनल गया है तो जैसे मैंने यहां पे आपको बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x प्लस सम कांस्टेंट, ऑब्वियसली बिकॉज ये इंडेफिनिट था। dy y प्लस कांस्टेंट भूल गया था, ये आपको बताना चाहिए था। लेकिन जब मैं इसको लिमिट्स डाल दूं तो आपको पता है कांस्टेंट उड़ जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv, वी इनिशियल से वी फाइनल, डायरेक्टली वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आ गया। क्या बात समझ में आई है? तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल जो है दैट विल बी गिवन बाय व्हाट, ए वेक्टर dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t। क्या मेरी बात समझ आई है एवरीवन यार, एवरीवन? एम आई मेकिंग सेंस? क्या आपको क्लैरिटी है? एम आई मेकिंग सेंस? क्या आपको क्लैरिटी है? बढ़िया। तो यही तो चाहिए अपने को। दिस इज व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ अस, कि हमें जो समझ में आया है, हमने जो वेक्टर समझा है, हमने जो इंटीग्रेशन समझा है, अरे हम इन दोनों को मिला रहे हैं। यही तो एप्लीकेशन है फिजिक्स का। आपने जो समझा है उसे आपको यूज करना पड़ेगा अलग अलग सिचुएशंस में। और आप अगर इसे यूज कर पाते हो, यू आर गुड इन फिजिक्स। इफ यू कैन नॉट, यू आर नॉट गुड इन फिजिक्स। तो इस बात को ध्यान से रखें। आप जो भी समझ रहे हो, आपको यह समझना है कि क्या उसको यूज करने की एबिलिटी आपकी आई है। अगर आई है, यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू गो। क्या क्लैरिटी है? ये क्या सबको समझ आई है? पक्का? 100%? गुड, गुड। आ जाओ, बढ़ते हैं आगे। सो वी अंडरस्टूड। अभी देखो, एक एक सवाल लेते हैं। सपोज एक प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूं। सपोज वी टेक अ फंक्शन लाइक इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x plus 3 dx from x equal to 0 to x equal to 5। इसका आउटपुट चाहिए मुझे, बता दो जल्दी, जल्दी बता दो इसका आउटपुट। और एक दूसरा सवाल मैं ले रहा हूं आपके लिए। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई बाई 2 dx। रिजल्ट बता दो। बहुत से लोगों का आंसर आ गया है ऑलरेडी। गुड, वेरी गुड। लेट मी चेक योर रेस्पॉन्सेज। सब लोग निकालो भाई। Gargi has already got some. See. You are making a mistake. Praneet, I think, has given the right answer till now. देखो, तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा? बेसिक्स मत छोड़ो भाई, इसका आउटपुट एक नंबर आएगा यार। एक्सप्रेशन में तुम आंसर नहीं दे सकते। ऐश्वर्या, हड़बड़ी मत करो। मुझे इसका इसका रिजल्ट चाहिए भाई। इसका रिजल्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, यस नो मे बी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू देने की कोशिश करो प्लीज। चलो, e टू द पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन आएगा e टू द पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट। और बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू दो जगह पे निकालनी है। तो इसका पूरा रिजल्ट आएगा e टू द पावर 2 इंटू 5 प्लस 3 बाई 2 प्लस c माइनस e इंटू 2 इंटू 0 प्लस 3 बाई 2 प्लस सी। क्या सी मर जाएगा? क्या रिजल्ट है e टू द पावर 13 माइनस e टू द पावर 3 बाई 2। चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, e टू द पावर 3 कॉमन ले लो,
e to the power 10 minus 1 अपॉन 2। ये सब तुम्हारे लिए हाथ का मैल है, इसमें मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। एक्सपोनेंट सबको आता है, यस नो में भी, तो कोई खास बात नहीं है, कर सकते हो। इसका रिजल्ट बोलो सेकंड वाले का, सेकंड वाले का रिजल्ट बोलो। कितना बेटा जी? साइन एक्स डी एक्स। चलो मिल के करेंगे। आइए, साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है? बट अभी मुझे x की वैल्यू 0 से, तो मुझे निकालना पड़ेगा माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट माइनस कॉस ऑफ 0 प्लस कांस्टेंट। क्या सी ने सी को मार दिया? क्या कॉस पाई बाई 2 0 होता है, माइनस 0 प्लस 1, क्या रिजल्ट 1 आ रहा है? यस नो में भी। क्या मेरी बात समझ आई है? इसका रिजल्ट 1 है। अब इसको थोड़ा सा मैंने बताया था, थोड़ा सा सुनो मेरी बात, देखो तुमको समझ में आएगी। साइन एक्स का जो ग्राफ आ रहा था, अगर आपको याद है, हमने मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिक्स टूल किट में ये पढ़ा था, साइन का ग्राफ ऐसे आता था। अब मुझे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स चाहिए। ये y इक्वल टू, ये y है y एक्सिस में, और ये x है, और ये y कौन सा ग्राफ है? y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, उसका ये ग्राफ आया है। मुझे चाहिए ये वाला एरिया। मुझे ये एरिया चाहिए। अभी अपने को समझ में आ रहा है कि भैया ये तो नॉन लीनियर ग्राफ है, तो फिर से अपने को वही तिकड़म भिड़ानी पड़ेगी। क्या तिकड़म? x दूरी पे जाके एक लाइन खींचो, और x प्लस डी एक्स पे जाके दूसरा लाइन खींचो। ये एक छोटा सा एक स्ट्रिप बनेगा, इसको रेक्टेंगल बना लो। रेक्टेंगल बना लोगे तो यहाँ पे y आ जाएगी, y इज इक्वल टू साइन एक्स, और यहाँ पे dx आ जाएगी। तो आपका जो छोटा सा एरिया dA आया, क्या वो आ जाएगा साइन एक्स dx? क्या आपको समझ में आ रहा है कि एक फिजिकल सिचुएशन है, आपने उसका मतलब समझा? अब इसका एरिया निकालने के लिए बोला है, तो मुझे ये एरिया निकालनी है जो मैंने ब्लू में शेडेड किया है, तो वो एरिया मेरा 1 आ गया। यस नो में भी, यस नो में भी। तो अगर मैथमेटिक्स होता तो 1 का यूनिट क्या आता? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई भी यूनिट स्क्वायर आता। यस नो में भी। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम देख रहे हैं कि वी हैव some of the other aspects as well, so we have to accordingly decide it. क्या क्लैरिटी है ये? किसी को कुछ समझ नहीं आया भाई? समझ आया सबको? एवरीवन, एवरीवन, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, मस्त, मजेदार। क्या क्लैरिटी है सबको? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? गुड। तो किसी ने मुझे बोला था कि सर 2-3 और एग्जाम्पल लो, मैंने कुछ एग्जाम्पल करके आपको दिखाया, क्या आपको फील आई? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन is a clear cut example of area under the curve. Indefinite integration is also area under the curve, but the limits are not specified. तो उसका एरिया जो होगा वो we do not know the exact area because the limits are not specified. But अगर definite integration है तो limits are specified, so we'll always get a unique value of the area. Unique value means I will get a number, and number is unique. Are you understanding this? This is what is the understanding that we are having. ठीक है? Clear? Clear? Good. अभी देखो, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन बताता हूँ, देखो तुम्हें समझ में आएगा। सम प्रैक्टिकल सिचुएशंस, ठीक है, जहां पे हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। सम प्रैक्टिकल सिचुएशंस, आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी ये बात, ध्यान से देखो। सम प्रैक्टिकल सिचुएशंस, तो फॉर एग्जांपल, सपोज इफ आई टेल यू कि आई एम हैविंग अ ऐसा एक डिस्क है, बहुत ही कम थिकनेस वाला, और इसका
जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब मास, मास जो है इट इज गिवन बाय m इज इक्वल टू m नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। ये मास है। मास यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ये x के साथ वेरी कर रहा है। इस डिस्क की जो टोटल रेडियस है इट इज गिवन एज कैपिटल R। ठीक है, मुझे चाहिए इस डिस्क की टोटल मास। समझना, मुझे इस डिस्क की टोटल मास चाहिए। ठीक है, कैसे निकालूं मैं इस डिस्क की टोटल मास? मैं चाहता हूं कि आप 2 मिनट के लिए सोच विचार करें इसके ऊपर। फास्ट एवरीवन, 2 मिनट के लिए सोच विचार करें और आंसर्स बताएं। सोचो सोचो। Concentric circle rings. Okay, good, good. Someone is thinking in the right direction. Think ahead, go ahead. Try to solve it. बोलो मत, सॉल्व करने की कोशिश करो थोड़ा सा प्लीज। I'm noting down your response in the chat section, so you feel free to answer there. ऐसे ही चलता है क्लासरूम में सेशंस। हाँ, मैं कुछ काम देता हूं तो मैं हर स्टूडेंट से पूछने की कोशिश करता हूं कि क्या है क्या नहीं। सो यू नीड टू आंसर दैट, राइट? अदरवाइज जस्ट रैंडमली मुझे खाली करते रहना है, मुझे थोड़ी सीखना है, सीखना आपको है। ठीक है, ये जो है ना, इसको तुम एक सेकंड, ये वाला जो चीज है ना, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। एक कॉन्सेप्चुअली एक डाउट आ गया, आप करते रहो, मैं बता रहा हूँ क्या कॉन्सेप्चुअल डाउट आया है। ये जो है ना, इसको मैं m की जगह पे, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा चीज लिखता हूँ। सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर, जहां पे सिग्मा क्या है? सिग्मा इज सरफेस मास पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया, दैट इज सरफेस मास या मास पर यूनिट एरिया, दैट इज द सिग्मा। इसको सरफेस हटा देता हूं मैं, इसके कारण कंफ्यूजन हो सकता है। दिस इज मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो सिग्मा इज सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा इज सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर। तो आपको टोटल मास निकालना है। सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया, दैट इज व्हाट इज गिवन। ठीक है, तो टोटल मास आपको निकालना है। एंड व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज सरफेस मास डेंसिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी, विच इज मास पर यूनिट एरिया। कुछ लोगों के आंसर्स आ चुके हैं, लेट मी चेक इट डाउन, जस्ट अ मोमेंट। Okay, let's go ahead, let's go ahead and try to solve this. ये देखो, एक सवाल देखो कैसे क्या करना है। देखो यहाँ पे जो सरफेस मास डेंसिटी है, दैट इज मास पर यूनिट एरिया, ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक्स के साथ वेरी हो रहा है। क्या आपने ये देखा? ये कांस्टेंट नहीं है। मैं इस सवाल का एक इजियर वर्जन आपसे पूछता हूं। मान लो मैं बोलूं सिग्मा इज इक्वल टू सिर्फ होता सिग्मा नॉट, और मुझे इस डिस्क का एरिया निकालने के लिए बोला जाता, तो क्या मैं इस डिस्क का एरिया बोलता सीधा सीधी पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा नॉट? क्या तुम एग्री करते हो?
पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा नॉट। अगर 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 इसकी सरफेस मास डेंसिटी यूनिफॉर्म होती तो, अगर सरफेस मास डेंसिटी यूनिफॉर्म होती तो क्या मैं इसकी मास लिख सकता था, या सॉरी इसका एरिया नहीं, इसका मास जो है, क्या मैं वो लिख सकता था पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा नॉट। मैं इसे चेंज करूंगा, कंफ्यूजन ना हो। This is the mass that I am talking. Can I say that in that case the mass would have been pi r square into sigma naught? But problem here is this, that this sigma is not uniform. So this is a challenge. So I just cannot multiply sigma naught x square into pi r square, because जैसे जैसे हम अलग अलग सेंटर से, सुनना, जैसे हम सेंटर से अलग अलग दूरी जा रहे हैं वैसे वैसे सिग्मा की वैल्यू वेरी होती जा रही है। तो हम ये काम जो हमने यहाँ पे बहुत आसानी से कर लिया था जब सिग्मा यूनिफॉर्म था, ये अब हम नहीं कर सकते। दिस इज नॉट एप्लीकेबल। तो क्या करें भाई? तो सुनिए क्या करना है। हम क्या करेंगे, इससे x दूरी पे एक सर्कल बनाएंगे और इससे और एक दूरी या रेडियस पे विच इज इक्वल टू x प्लस dx एक और सर्कल बनाएंगे। और ये जो रीजन है, ये रीजन का एनालिसिस करेंगे, ये एनालिसिस करेंगे। इसको मैं जूम करके थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं आपके लिए समझना। ये सेंटर है, सेंटर से ये दूरी x है। ये जो छोटा सा रिंग मैंने बनाया ना, इसी को जूम करके देख रहा हूं, इसका छोटा सा सेक्शन ही आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, समझिएगा इस बात को। तो x है और ये दूरी कितना है बेटा जी, ये x प्लस dx है। क्या मेरी बात समझ में आई है? एंड दिस इज द रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये ऐसा ऐसा यहाँ पे यू नो मास है, ऐसा ऐसा ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, अब सुनना, अगर मैं, सुनना ध्यान से, अगर मैं इस जगह पे, इस लेयर पे सरफेस मास डेंसिटी पूछूं, इट विल बी सिग्मा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस लेयर पे सरफेस मास डेंसिटी पूछूं, इट विल बी सिग्मा नॉट इंटू एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई है? यस नो मे बी। बट समझने वाली बात यह है कि x के साथ जब हम dx जोड़ेंगे, द रिजल्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x। क्या मेरी बात समझ में आई है? बिकॉज dx इज वेरी वेरी स्मॉल। x के साथ मान लो x है 10 सेंटीमीटर एंड dx इज 0.000000 डॉट 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 1 सेंटीमीटर। तो 10 के साथ 0.000000 डॉट 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 1 जोड़ेंगे तो क्या अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 10.000000 डॉट 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 1 या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10? बोल हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि x प्लस dx जो है, ये x प्लस dx अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x है। इसका मतलब ये जो रीजन है जिसकी थिकनेस dx है, इस रीजन में तुम कहीं पे भी एलिमेंट ले लो, क्या हर जगह पे क्या हम मान सकते हैं कि मास डेंसिटी जो है, सरफेस मास डेंसिटी, इट इज इक्वल टू सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर ओनली? यस नो मे बी। तो फिर ये जो रीजन है, सर्कुलर रीजन का छोटा सेक्शन दिखा रहा हूं मैं, एक्चुअली ये सर्कुलर है। तो इस रीजन का अगर मुझे एरिया निकालना है, सॉरी इस रीजन का मुझे मास निकालना है, तो वो जो मास होगा, वो छोटा सा मास dm जो होगा, क्या उसे मैं लिख सकता हूं सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर, दिस इज द सरफेस मास डेंसिटी एट अ डिस्टेंस x और एट अ डिस्टेंस x प्लस dx और एट एनी अदर इंटरमीडिएट डिस्टेंस बिटवीन x एंड x प्लस dx। नहीं आया? आया कि नहीं बोल? क्या मेरी बात समझ में आई है? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या यहां तक स्टोरी क्लियर है? ठीक है, तो dm विल बी सिग्मा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, सब लोग समझे, सिग्मा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ दिस स्मॉल रिंग दैट वी आर कंसिडरिंग। ये छोटा सा एरिया dm मुझे चाहिए। ये एरिया कैसे निकालें? मैंने इसको करने के दो तरीके बताए थे। आप इसमें ना कैंची चला दो ऐसे, दिस इज द कैंची। कैंची जब आपने चलाया तो ये वाली जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप ऐसे फैल जाएगी। जहां पे ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस dx है, चमका क्या? और ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है? कौन होनहार बताएगा मुझे ये लेंथ? लेट मी चेक, कौन होनहार है जिसने सही आंसर दिया है? लेट मी सी। 2 pi x dx, very good, very good. 2 pi x dx is the correct answer. It is the correct answer.
तो मुझे ये लंबाई कोई बता दे भाई, ये लंबाई कितनी है, यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है, ये लंबाई कितनी है, कौन बताएगा? व्हाट इज दैट? इज इट 2 पाई एक्स? इज इट 2 पाई एक्स? तो ये जो रीजन है, जो बेसिकली एरिया ऑफ दिस रिंग है, छोटा सा रिंग बिटवीन रेडियस x एंड x प्लस dx, विल इट बी इक्वल टू 2 पाई एक्स dx? ये इजियर मेथड है। अगर कोई बच्चा चाहे कि मुझे मेंसुरेशन से सॉल्व करना है तो सॉल्व करे। याद है आपने स्टैंडर्ड 10th में एक चीज पढ़ी थी, एरिया ऑफ द एन्युलर रीजन। याद है आपने एक चीज पढ़ी थी, एरिया ऑफ द एन्युलर रीजन। ये x है और ये x प्लस dx है। एरिया ऑफ द एन्युलर रीजन निकालने के लिए आप क्या करते थे? क्या आप करते थे? पाई इंटू एक्स प्लस dx का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर। वैसे आपको एनुलर रीजन जो होता था वो दो डिस्टेंसेस इन्फिनिटेसिमली स्मॉल नहीं होते थे, उनके बीच में सफिशिएंट दूरी होती थी, बट करते तो यही थे। यस और नो? आउटर माइनस इनर, वेरी गुड, आउटर माइनस इनर यही करते थे ना। तो अब मुझे बताओ, अगर लॉजिकली समझ में आ रहा है, अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे ना, इस चीज को, ये क्या हो जाएगा देख, पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस dx का होल स्क्वायर प्लस 2x dx माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर। देख ये एक्स स्क्वायर मर जाएगा, dx इज वेरी वेरी स्मॉल, तो dx स्क्वायर भी मर जाएगा। क्या रिजल्ट आया? 2 पाई एक्स dx। याद कर, क्या यही रिजल्ट हमने यहाँ पे वो शॉर्टकट वाले मेथड से सीख लिया था कि उस रिंग को कट कर दो और उसे एक रेक्टेंगल की तरह फैला दो, तो रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो आएगा 2 पाई एक्स dx। क्या मैं समझा पाया? क्या मैं समझा पाया? अब ये आया dm, अब सुन, ये आया dm, तो मुझे चाहिए टोटल मास। तो मुझे मैथमेटिशियन की बात याद आ गई, मैं बोलूंगा अच्छा बेटा इंटीग्रेशन डीएम कर देते हैं, बट इंटीग्रेशन डीएम करेंगे कुछ लिमिट्स के साथ। तो ये हो जाएगा, दिस विल बी द मास टोटल विच विल बी सिग्मा नॉट 2 पाई सिग्मा नॉट एक्स क्यूब dx। मैं डायरेक्टली 2 पाई सिग्मा नॉट को इंटीग्रेशन के बाहर कर देता हूं बिकॉज ये कांस्टेंट है। बता x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कराऊं? बोल x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कराऊं? जीरो से लेके r तक। क्या मेरी बात समझ में आई है? जो इसका रेडियस है, सॉल्व कर लो, आंसर ले आओ, खुश हो जाओ। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? आई होप यू गॉट दिस राइट। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? बस बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग एब्सोल्युटली क्लियरली, राइट? आपको समझ में आई है बात? यस?